पहला क्वेश्चन जो है आपका, उसका जो सॉल्यूशन है वो है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है आपके पास एक हाफ वेव रेक्टिफायर है जिसकी आपको इनपुट फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो पूछी जा रही है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बदलती। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा 60 इनपुट है तो वही आउटपुट रहेगी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी आपके आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ये बात आप दिमाग में बैठा लें। अब ये तो हमारा क्वेश्चन था, इस हिसाब से इसका आंसर फोर्थ सही हो गया। अगर आप इसको डिटेल डिस्कशन में जाएं तो आप देखेंगे कि जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है और फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो बच्चों रेक्टिफायर जो है आपका, ये दो टाइप का होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब जो रेक्टिफायर है ये करता क्या है आपका, ये एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है, जरूरी नहीं है ना बच्चों इससे यही क्वेश्चन बने, इससे कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं हम उसका डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन तो होगा उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, रेक्टिफायर में बच्चों क्या होता है कि ये एक डायरेक्शन की करंट को ही अलाउ करता है। जब आपका डायोड फॉरवर्ड वाइज होगा तो जो रेक्टिफायर है वो उस तरफ के करंट को जाने देगा और रिवर्स वाइज में कोई करंट नहीं होगी। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट है वो नेगेटिव वाली जो है हमारी वो ख़त्म हो जाएगी, वो आगे नहीं जाएगी। तो पॉजिटिव 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 मिलेगी तो वो डीसी में चेंज कर देती है। अब हमारे दो टाइप के हैं, हाफ वेव और फुल वेव। अच्छा, हाफ वेव में बच्चों एक डायोड यूज होता है, हाफ वेव में एक डायोड यूज होता है, फुल वेव में दो डायोड यूज होते हैं। ठीक है, और इसमें एक सेंट्रल टैप भी यूज होता है। आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि सेंट्रल टैप का क्या फंक्शन है। नंबर दो, जो हाफ वेव है बच्चों, इसमें जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, मैं फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ एफ, तो एफ इनपुट जो होगी वो एफ आउटपुट के बराबर होगी। वही ये क्वेश्चन था। और अगर कभी इसके आ जाएगी तो इसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों वो इनपुट की दोगुनी होगी। ये बात आप दिमाग में बैठा लो। अगर इस क्वेश्चन में आपसे फुल वेव रेक्टिफायर पूछा होता तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती। तीसरा, अगर मैं आपको बताऊं, एक होता है रिपिल फैक्टर। रिपिल फैक्टर तो रिपिल फैक्टर आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, इसको भी आप चेक करेंगे क्या होता है। तो हाफ वेव के लिए 1.21 होता है और फुल वेव के लिए जो रिपिल फैक्टर होगा आपका वो होगा 0.482। ठीक है, अगर आप करंट की एवरेज वैल्यू देखें, दोनों में करंट की एवरेज वैल्यू दोनों में देखें, हाफ वेव में भी और फुल वेव में भी, तो हाफ वेव में होती है आई नॉट ओवर पाई। आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, और इसमें होती है इसकी डबल। तो ये भी आपसे कभी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चीज़ें थी हाफ वेव और फुल वेव के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, ये वाला जो हाफ वेव है इसका जो वोल्टेज गेन है, वोल्टेज गेन वो ज़्यादा अच्छा है, और इसका जो फुल वेव है उसका जो वोल्टेज गेन है वो लेस एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। एक बात और बता दूं मैं आपको, इसका वेव फॉर्म भी आना चाहिए। जैसे साइनोसॉइडल है तो आप इसका सर्किट बना के दिखाएंगे मेरे को, और आप मेरे को वेव फॉर्म करके दिखाएंगे। आप मेरे को कैसे दिखाएंगे, आप ईमानदारी से करिएगा, ये चेक करिएगा। तो इसमें क्या होता है, एक साइड की जो हमारी वेव फॉर्म है सारी डिलीट हो जाएंगी, इसमें दोनों रहेंगी। जो दो डायोड लगे हैं, जो दूसरा डायोड है बच्चों वो क्या करता है कि सेकंड वाली जो नेगेटिव वाली है उसके लिए फॉरवर्ड हो जाता है, इसलिए इसमें
कोई भी एलिमिनेट नहीं हो पाती हैं। अब है सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आप एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, हो सकता है तो पेपर को आप डाउनलोड करके रख लीजिए, अगर प्रिंट आउट कर पाते हैं तो और अच्छी बात है। तो क्वेश्चन 2 कह रहा है एज टेम्परेचर इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ऑप्शन दिए हैं डिक्रीज फॉर कंडक्टर बट इंक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर, इंक्रीज फॉर बोथ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, डिक्रीज फॉर बोथ, इंक्रीज कंडक्टर बट डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर। तो बच्चों वैसे मैं इसका आपको आंसर बताऊं, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस कहूँ या रेजिस्टिविटी कहूँ, बात एक ही है, दोनों इंक्रीज होते हैं। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस भी इंक्रीज है, होने को तो दोनों के अलग अलग फंक्शन है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी भी होता है। क्यों? आपको बच्चों ये पता होगा R इक्वल टू रो एल बाई ए, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये है रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टिविटी। अब जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप क्या देखेंगे बच्चों, जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो इंक्रीज होता है और जो रेजिस्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती है। किसके लिए? कंडक्टर के लिए या मेटल के लिए। ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में। अगर यही बात आप सेमीकंडक्टर के लिए करें, अगर यही बात आप सेमीकंडक्टर के करें, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज होता है बच्चों, या आप कह सकते हैं रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। समझ रहे हैं आप यहाँ पे? और भी आप यहाँ से कुछ टर्म निकाल सकते हैं, जैसे आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर अल्फा। ठीक है, उस कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर से आप देख सकते हैं जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है जिसको मैं अल्फ़ा से यहाँ डिनोट कर रहा हूँ, अल्फ़ा जो हमारे मेटल के लिए बच्चों पॉजिटिव होता है, इसी वजह से ये इंक्रीज होता है। और सेमीकंडक्टर के लिए जो अल्फ़ा होता है बच्चों वो नेगेटिव होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए जो अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, तो वो नेगेटिव होता है। 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप इसको बनाना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस का कैसा केस है, रेजिस्टेंस कंडक्टर के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा, और सेमीकंडक्टर के केस में ये है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th वाला हो जाएगा बच्चों। आई होप क्वेश्चन 3 आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। क्वेश्चन 3 कह रहा है इफ़ T1 एंड T2 बी एनर्जी T1 T2, देखिए T1 T2 ऐसे T से हम टाइम को दिखाते हैं, लेकिन ये T1 T2 एनर्जी को दिखा रहे हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों हाइड्रोजन एटम में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट होती है। ठीक है, और इससे जैसे ही आप ऊपर को बढ़ेंगे n इक्वल टू 2 जो होगी फर्स्ट एक्साइटेड, n इक्वल टू 3 होगी सेकेंड एक्साइटेड एंड सो ऑन। तो आपसे कह रहा है कि अगर T1 एट T2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है तो आप T1 रेशियो T2 निकालिए। तो अगर मैं आपको बताऊं, एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एनर्जी इक्वल टू होता है -13.6 ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब ये एनर्जी को T से दिखा रहे हैं तो मैं भी T से दिखाना पड़ेगा। T n पे कैसे डिपेंड है? n स्क्वायर। ठीक है, तो 2 केस दिए हैं इसने T1/T2, इसका मतलब है T1/T2 जैसे वहाँ दिया है वैसे ही करेंगे, तो अपॉन में क्या हो जाएगा n1 स्क्वायर और ऊपर n2 स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन आप 2 निकाल के डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये
T1 का N1 है, T2 का N2 है, तो जब डिवाइड करेंगे तो N2 ऊपर पहुंच जाएंगे। अब आप देखेंगे जो N1 है वो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब N कितना हो गया 2, तो N1 की वैल्यू है 2, 2 मतलब 4। और दूसरा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब N3, 3 का स्क्वायर 9। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9:4। अब बच्चों यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना तय है हाइड्रोजन एटम से, तो क्यों ना हम हाइड्रोजन एटम को कंसेप्ट मैप बना लें छोटा सा, और अपने चेक करें कंसेप्ट कि आपने कितने पढ़े हैं। तो जैसे हाइड्रोजन एटम है बच्चों, सबसे पहले हाइड्रोजन एटम आपको पता होगा 1H1, यहाँ पर Z भी 1 है और प्रोटॉन भी 1 कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हाइड्रोजन एटम है आपका, तो हाइड्रोजन एटम में अगर आपसे पूछेंगे कि इसका रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। जब हाइड्रोजन में आपसे पूछेंगे कि बताओ इसका रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चों आपको nth टर्म में इसके रेडियस के फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे रेडियस nth ऑर्बिट की होगी इसकी n²a0, ठीक है। हाइड्रोजन की बात हो रही है इसलिए z मैंने 1 ले लिया है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोजन की वेलोसिटी कितनी होगी, तो Vn हो जाएगा बच्चों आपका V1/n, ठीक है। Vn मतलब Vn समझ रहे होंगे nth ऑर्बिट की वेलोसिटी, ठीक है। अगर वही आपसे nth ऑर्बिट का टाइम पीरियड पूछा जाए तो वो भी वही होगा बच्चों जो अभी हमने किया, n³/T1। ये डायरेक्ट रिलेशन है, आपके एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो और जैसे आप इसमें लिख सकते हैं एनर्जी के बारे में, तो इसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी -13.6/n²। ये सब बच्चों हाइड्रोजन के लिए है। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए आप देख सकते हैं बोर मॉडल, जो बोर मॉडल था वो आपका सिंगल एटम के लिए ही डिफाइन हुआ था, जस्ट लाइक अ हाइड्रोजन एटम जिसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो ये हमारे 3 हो गए। तो यहाँ से डिपेंडेंसी अगर आप देखेंगे तो Rn किस पे डिपेंड कर रहा है n² पे, Vn किस पे डिपेंड कर रहा है 1/n पे, Tn किस पे डिपेंड कर रहा है n³ पे, En किस पे डिपेंड कर रहा है 1/n² पे, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा डीप और ले जाऊँ इसकी एनर्जी का रिलेशन, तो बच्चों एक बहुत फेमस रिलेशन इसका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है, काइनेटिक एनर्जी तो जो भी है फॉर्मूला होता है कुछ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी होगी वो -2 टाइम काइनेटिक एनर्जी होगी, और जो टोटल एनर्जी होगी वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं अगर आप भूल भी गए हैं फॉर्मूला तो, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। और जो A0 है ना बच्चों, A0 है बोर रेडियस जिसकी वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉन। तो मे बी इन किसी भी टॉपिक से तुम्हारा अगली बार क्वेश्चन आएगा तो वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जैसे Vn है इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं C/137n, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं अगर मैं, जैसे एनर्जी है, ये तो एनर्जी का ये फॉर्मूला है, ये हमने छोटा कर रखा है। इसकी जो एनर्जी है बच्चों वो मास पे भी डिपेंड करती है, और वो ऐसे डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है। आप इसका पूरा फॉर्मूला देख सकते हो, मैं बस आपको थोड़ा उसके आसपास रिवीजन कराना चाह रहा हूँ। और आप अगर सच में तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे फॉर्मूले जेड के टर्म में लिख के देखिए, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन 4 है, इन सोप बबल एक्सपेंड द प्रेशर, एक्सपेंड हो रहा है मतलब रेडियस बढ़ रही है, तो कह रहा है कि प्रेशर क्या होगा। तो बच्चों आपको पता होगा कि जैसे सोप बबल है उसमें 2 लेयर होती हैं, तो वहाँ का जो प्रेशर होता है वो क्या होगा, 4 सिग्मा बाई आर, जिसमें एक लेयर होगी वो 2 सिग्मा बाई आर होता है। तो जो एक्सेस प्रेशर हो जाएगा इसमें, एक्सेस प्रेशर किसके केस में, एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल, वो कितना बढ़ जाएगा, 4T/R। ठीक है, तो P आउट कितना होगा, एक तो जितना हमने दिया है P जो अंदर था प्लस जो एक्सेस था 4T/R। अब आप इनडायरेक्टली देखें P कैसे डिपेंड कर रहा है, P आपका इस R पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है आप देख सकते हैं, 1/R पे। तो जब आप रेडियस इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर घटेगा। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों कि एक्सपेंड हो रहा है, तो मतलब कोई चीज़ एक्सपेंड हो रही है, मतलब मान लो हम मोटे हो रहे हैं तो हमारा कर्वेचर बढ़ रहा है। वैसे किसी गुब्बारे में आप हवा भर रहे हो, एक्सपेंड हो रहा है मतलब वो ज़्यादा उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो रेडियस इंक्रीज होगा तो ये घटेगा। अगर यहाँ पे डिक्रीज का कंसेप्ट आ जाता तो आप ये करते। अगर ये सो बबल ना होकर कोई और चीज़ होती तो उसमें भी R/, में ही रहता है, तो आप इजीली उसको रिलेट कर सकते हैं। दिक्कत वहाँ पर आएगी जब अमाउंट पूछ लेगा, तो इसलिए आप प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इन फ्लूइड पढ़ लेना एक बार, अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 5 आई होप आपको आ गया होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में कहा है इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन एलिमेंट एक्स निकालना है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, 22 Na मतलब सोडियम 11, और यहाँ से जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन है आपको एक्स दी है और प्लस ई प्लस प्लस न्यूट्रिनो। बच्चों आप ऑप्शन बाद में देखना है ऐसे क्वेश्चनों में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप अपने कंसेप्ट लगाओ। देखिए बच्चों ये प्लस है, यहाँ पर ये प्लस है, तो प्लस होने का मतलब क्या हो गया, इसमें से क्या हुआ है, कौन सा इमिशन हुआ है समझिए। अगर यहाँ पर प्लस होता है, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो इसका मतलब है जो ये वाला पार्ट है ये माइनस होगा और ऊपर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर हमारा बीटा प्लस इमिशन हुआ है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं, तो ये 10 हो जाएगा और ऊपर तो 22 ही रहेगा। तो ऑप्शन अब देखिए, तो 10 और 22 को फॉलो करता हुआ एक ही क्वेश्चन है, दैट इज आंसर 4 नियॉन। ठीक है, अब देखिए मैं आपको और भी रिवाइज करा दूं इसमें, जैसे जैसे क्या, जैसे कोई एक बच्चों AXZ हमारा टर्म सिंबल है। ठीक है बच्चों, एक बात और बता दूं मैं आपको, जहाँ जहाँ मैं क्वेश्चन कराता हूँ बच्चे कहते हैं सर आपको इसमें 1.5 घंटा 2 घंटा लग गया है, तो हमें ऑब्वियस बात है हम कैसे कर पाएंगे। तो देखो बच्चों मैं अगर इसको करूँ तो 2 सेकंड लगा लूँगा करने में, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि आपके भी कंसेप्ट हो जाए, आप इसको 2 क्या आधा सेकंड में कर दें ख़त्म। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये प्रैक्टिस मांगती है चीज़ें। मैं आपको इस ज़्यादा टाइम इसलिए लगा रहा हूँ ताकि देखो लास्ट टाइम में आप पेपर देखेंगे या देख रहे होंगे, क्योंकि बच्चों का नेचर है प्रीवियस ईयर लास्ट में ही करते हैं सिलेबस ख़त्म करके, तो वो उनकी ये चीज़ें सब रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कोई फॉर्मूला मिस आउट हो जाता है, बीटा प्लस में क्या था माइनस में क्या था, तो दिमाग में बैठ जाता है, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है। आप इसको इस टाइम में अपना रियलाइज़ करना और सीखना, और हो सके तो अगला, अगर आपके पास पेपर डाउनलोड है तो आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और फालतू में बच्चों अपना टाइम वेस्ट मत करना। तो जैसे बच्चों इसमें मैं अल्फ़ा डी के कहूँगा, तो अल्फ़ा डी के का मतलब ये होता है कि आपने एक अल्फ़ा पार्टिकल निकाल देना है, ये बाहर निकाल देना है। तो जैसे ही आप इसको निकाल देंगे बाहर, तो आपका जो न्यूक्लियस कन्वर्ट होगा इसमें से आप इतना माइनस कर देंगे। ठीक है, वैसे भी अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, सिंगल हीलियम आयनाइज एटम, मतलब इसका क्या होगा, हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन 2 नहीं होंगे। अच्छा, और कुछ इसमें एनर्जी निकलेगी जिसको हम क्यू कहते हैं। और अगर कभी भी कोई आपको रैंडम इक्वेशन दी है बच्चों, तो लेफ्ट साइड में जो जेड होंगे वो राइट साइड में जेड के सम के बराबर होगा। जैसे यहाँ जेड है ना,
इसको और इसको ऐड कर लो तो ये जेड ही आया। तो इसलिए ये बात याद रखना। दूसरी बात, जैसे बीटा डीके है, बीटा डीके, और बीटा डीके में दो कैटेगरी होती हैं बच्चों, एक होता है बीटा प्लस, एक होता है बीटा माइनस। ठीक है, अब इसको आप पहचानोगे कैसे? देखो, जो बीटा होता है इसमें ए में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। ए में एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आता बीटा डीके में। तो जैसे ही कहीं पर बीटा डीके होगा, तो अगर हमारा बीटा प्लस हो रहा है, अगर हमारा बीटा प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा +1 पॉजिट्रॉन निकल रहा है बाहर, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। अगर हमारे वहाँ बीटा प्लस डीके हो रहा है तो पॉजिट्रॉन बाहर निकल रहा है और एक न्यूट्रिनो बाहर निकल रहा है। अब आप देखिए यहाँ जेड है, ठीक है, ये जेड सबके लिए है इस साइड। अब यहाँ एक बाहर निकल गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, Z-1, और कोई कन्वर्ट हो जाएगा वाई में ए। और वहीं अगर ये माइनस है तो इसका मतलब है माइनस वाला निकल रहा है, दैट मीन्स ये, और न्यूट्रिनो फिर नॉर्मल निकलेगा। तो ये हमें इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक इंक्रीज हो जाएगा। ये आपके सिलेबस में है। अगर आपसे बीटा प्लस या बीटा डीके कह दिया तो आप बीटा माइनस लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहीं तीसरी बात आपको बताऊं मैं, अगर इसी में गामा डीके होता बच्चों, गामा डीके, तो गामा डीके में कुछ चेंज नहीं होता, नो चेंज इन जेड एंड ए। जेड मीन्स एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट। चेंज क्या होता है? चेंज होता है बच्चों कि एक फोटोन निकल जाता है, ए एक्स जेड, जैसे हमारा है ये ऐसे ही रहेगा, ए एक्स जेड प्लस फोटोन, ये फोटोन का सिंबल है गामा टाइप। बस ये जो एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ से ये आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो ये आपका किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक साथ बता दी, तो आप इसको ध्यान से रखें। जैसे आप और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से करिए और सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं। इसी में एक एनसीईआरटी में बहुत फेमस क्वेश्चन है, उसको मैं नोट करके डलवा दे रहा हूँ बच्चों। वो क्या है कि जब यूरेनियम है आपका, यूरेनियम पढ़ा होगा आपने 238 फिजन फ्यूजन में, तो यहाँ से अगर हम लेड में पहुँचते हैं, लेड मतलब पीबी, ठीक है, एब्लॉग एलिमेंट के आसपास दिखेंगे आपको ये। तो क्वेश्चन आया था शायद जेई 2022 में भी क्वेश्चन आया था, और नीट और एम्स में तो कितनी बार आया है मैंने देखा भी नहीं। तो 90U238 से अगर लेड में हम पहुँचेंगे तो चाहे तो आप वहाँ पर निकाल सकते हैं, नहीं तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद कर सकते हैं कि 8 अल्फा निकलेंगे, 6 बीटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपने पढ़ लिया होगा, उसमें आपको निकालना क्या है, आपसे पूछा गया है, देख लिया होगा आपने, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन था। तो आपको उसमें जे निकालना है, करंट डेंसिटी निकालनी है। तो बच्चों जो करंट डेंसिटी होती है आपको पता है जे इक्वल टू क्या होता है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा मेरा टाइम बच जाएगा। जे इक्वल टू सिग्मा भी होता है, और आपको बताया आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। जो रो है आपका, जो रजिस्टिविटी है वो 1/सिग्मा, 1/कंडक्टिविटी, या आप बोल सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी। तो वहाँ पे आप देखें तो यहाँ से आप सिग्मा की वैल्यू उठा लीजिए, तो जैसे ही आप यहाँ से सिग्मा की वैल्यू उठाएंगे वो जे में रख दीजिए, और जैसे सबकी वैल्यू पुट करेंगे आपको ये लगभग आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन 7, तो उसमें निकालनी है एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम। तो आपको पावर दी है किलोवाट किलोवाट में दी थी, तो मैंने 10⁻³ कर लिया, इनटू ये मेरा टाइम है, तो ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो क्वांटिटी है उसके पास एंगल होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। तो जो प्लेन एंगल है उसकी यूनिट रेडियन होती है, और सॉलिड एंगल जो है उसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है। वही आपका ये मैंने यहाँ पे लिखा है। कुछ ऐसी क्वांटिटी भी हैं जैसे कि स्ट्रेन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और रिलेटिव क्वांटिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव टेम्परेचर, जो भी रिलेटिव है, रिलेटिव जहाँ ये आएगा वो सब डायमेंशन लेस होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन कह रहा है दो ऑब्जेक्ट दिए हैं तो 10 और 20 केजी दो। सबसे पहले तो बच्चों आपको सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है XCM M1 X1 प्लस M2 X2, YCM M1 Y1 प्लस M2, मतलब जो मास वही उसका कोऑर्डिनेट। अब आपसे कहा है कि 10 मीटर लेंथ है, तो 10 मीटर दोनों के बीच की दूरी है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये होता है क्या, सेंटर ऑफ मास होता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट चूजन है। आप कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर सकते हैं। तो मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लिया। तो जब 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है तो 10 0। अब जो XCM है वो 0 होगा, सॉरी YCM जो है 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस है। तो अलोंग एक्स एक्सिस में मैंने सबकी वैल्यू पुट करी तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 आपने देख लिया होगा। टर्मिनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी बच्चों ये उसका ग्राफ होता है। आपसे पूछा है कि कौन सा इसका ग्राफ होगा, तो आपका थर्ड वाला सही है। अब टर्मिनल वेलोसिटी में ध्यान देने की बात यह है, ये रेडियस के स्क्वायर की प्रोपोर्शन है। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि जो रेडियस है अगर 2 गुनी हो जाएगी तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। विस्कोसिटी और टर्मिनल के बीच में काफ़ी बार आपसे रिलेशन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आपको पता है जो EM वेव है वो मीडियम में, या बोलो पहले फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। मीडियम में किससे चलते हैं? रिलेटिव जो एप्सिलॉन एम है, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिबिलिटी, इनके इसमें चलती हैं। और आपको ये भी पता होगा जैसे कि एप्सिलॉन आर है इक्वल टू क्या होता है, मीडियम ओवर ये। और सिमिलरली म्यू आर जो परमिबिलिटी है वो होगी म्यू मीडियम ओवर म्यू नॉट। इन दोनों की वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर दें म्यू एम और एप्सिलॉन एम पे, तो आपका ये बन जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, C होता है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट C आ जाएगा 1/, में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, C/, ये। अब ध्यान देने की बात है बच्चों, ये हमारी स्पीड हो गई। तो इसका तो हम करेक्ट फॉर्मूला जो हमारा आंसर होगा वो पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ये बात आप याद रखें। यहाँ से आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी डायमेंशन निकालो। ठीक है, C की वैल्यू आपको वेल नोन है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे कभी भी कोई डायमेंशन पूछेगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है, C होती है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड C²। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो स्पीड के डायमेंशन के स्क्वायर के बराबर होगी। तो मैंने लिख दिया। आपको ज़रूरी नहीं है कूलम लॉ लाओ, बायोसेवर्ट लॉ लाओ, वहाँ से इन दोनों की वैल्यू रखो। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें, अगर आपसे कहा है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो नॉन मैग्नेटिक अगर है तो μr1 हो जाएगा। तो V कितना हो जाएगा, C/√μr, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखें, इस पूरे टर्म को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो μr/ε होगा। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इससे इसको देख सकते हैं। देखो, जब कभी भी स्पीड और कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड 1/n टाइम डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है जो √μr/ε है ये n की तरह ही हमारा काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कंपेयर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 जो है बच्चों, उसमें आपको एंगुलर एक्सलेशन निकालना है। पहली बात, अब आपको इनिशियल दे रखा है, फाइनल दे रखा है। तो इनिशियल जो आपकी वेलोसिटी है एंगुलर, वो क्या है 1200 RPM। फाइनल क्या है 3120 RPM। तो RPM मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो पर मिनट को पर सेकेंड में बदलने के लिए एक चक्र 2π का होता है और उसमें टाइम कितना हो जाएगा 60। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब हो जाएगा, इसको रेडियन पर सेकंड में बदलने के लिए 2π/60 का इंटू। तो मैंने यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। अब जैसे ही आपको एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम दिया है 16 सेकेंड, तो आपको ये फॉर्मूला पता है चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन। सिमिलरली आप देख सकते हैं चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एंगुलर एक्सेलरेशन। दोनों की आप वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालेंगे तो 4π आपका आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन है अगला, उसमें आपसे पूछा है कि डायमेंशन निकालिए। तो पहला ऑप्शन आपको डायमेंशन किसकी निकालनी है, ML T
-2 a - 2 इसकी आपको डायमेंशन निकालनी है बच्चों। तो अगर मैं आपको बताऊं, पहला ऑप्शन दिया है परमिटिविटी, दैट मीन्स एप्सिलॉन नॉट। तो ये कहाँ से निकालोगे? कूलम लॉ से। कूलम लॉ क्या आता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, कांस्टेंट अगर हटा दूं, क्यू स्क्वायर ओवर एफ बाई आर स्क्वायर। दूसरा कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई = b × a। तीसरा निकालना है एल, और एल होता है फाई, एल होता है 5/I। सारे के फॉर्मूला आने चाहिए आपको, वहाँ पे निकाल सकते हैं, रट्टा नहीं मारना है। तीसरा है म्यू नॉट, तो म्यू नॉट को निकाल सकते हो, एक तो आप इस फॉर्मूले से, अगर आप चाहें तो इससे निकाल लीजिए। तो 1/c² एप्सिलॉन नॉट = म्यू नॉट, इससे निकाल लीजिए, या आप म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं। और आप ही बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। अगर मैं आपको हिंट दे दूं तो पहला और दूसरा नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है इन YDIC एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंज इन सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन वेयर मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक कलर की। वेवलेंथ दे रखी है उसकी, क्वेश्चन 15। वेवलेंथ दे रखी है आपको 600 नैनोमीटर, ठीक है। इज यूज ई वेवलेंथ ऑफ लाइट इट चेंज, अगर इसको 1 ले लें, अगर इसको चेंज कर दी जाए 400 नैनोमीटर तक, तो आपसे कह रहा है देन नंबर ऑफ फ्रिंज। अच्छा, तो नंबर ऑफ फ्रिंज कितने बनेंगे? और ऊपर कहा है आपसे कि 8 फ्रिंज बन रहे हैं, मतलब N1 बन रहे हैं 8 फ्रिंज। तो बच्चों आप देखो, फ्रिंज लेंथ या फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है वो होता है λd/d, और जो छोटा d है वो होता है दो स्क्रीन के बीच, दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस, और जो बड़ा है वो है स्लिट से सोर्स की स्क्रीन की डिस्टेंस। अब आपसे ये कहा गया है, अगर आप एक सेगमेंट की लेंथ को L लेते हैं, तो पहले केस में जो 8β1 है वो कितने हो जाएंगे? पहले केस में जो स्क्रीन की लेंथ L है तो हो जाएगा 8λd/d। दूसरे केस में हमारी लेंथ तो L ही रहेगी ना, या आप बोल सकते हो हाँ लेंथ तो L ही रहेगी, और n हमें पता नहीं है, तो nβ2। तो 8 नहीं, n आ जाएगा dλ/d। अब लैम्डा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, बाकी तो सारी चीज़ें सेम है, लेंथ सेम है। तो इन दोनों को अगर इक्वेट करोगे 8β1 = nβ2, तो आपको क्या मिलेगा? 8λ1 = nλ2, ठीक है। तो λ1 की वैल्यू रख दो, यहाँ हो जाएगा 8 × 600 = n × 800, 400। तो सॉल्व करेंगे तो n आएगा 12, ठीक है। तो वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और फ्रिंज विड्थ तो हमारी और किसी चीज़ पे ऐसे डिपेंड नहीं करती है, तो कहता है कि वो एक स्लिट की वेवलेंथ चेंज करने में क्या करेंगे, तो आप डायरेक्टली ये भी लगा सकते हैं nλ1 = n2λ2, ठीक है। अगर मिनिमम लिख दिया तो तब नहीं लगा सकते, फिर मिनिमम की कंडीशन लगानी पड़ेगी। वहाँ पर आपको वही 2n - 1 λ1 = 2m - 1 λ2 लगाना पड़ेगा। उसको भी ऐसे करोगे आप, यही मिलेगा, क्योंकि मिनिमम में ऑड मल्टीपल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पे है आपका। हो गया होगा। रोटेशन का सेकंड क्वेश्चन है। मैंने कहा था आपसे रोटेशन से 2 क्वेश्चन कहीं नहीं आते हैं, तो आप करना चाहिए। कहीं नहीं आते मतलब आते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration of thin uniform disk about an axis passing through its center and normal to its plane to radius of gyration of disk। मतलब आपको एक डिस्क है, उसकी रेडियस ऑफ gyration एक्सिस के सेंटर और उसके नॉर्मल पे और उसके प्लेन से निकालनी है। अबाउट डायमीटर मतलब एक डायमीटर से निकालनी है, और एक आपको उसके सेंटर से निकालनी है। तो अगर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताऊं, वो होता है I = mr²/2। ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पहले केस के लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, रेडिएशन ऑफ जायरेशन होता है आपका रूट, मतलब इसको हम m² के कंपेयर कर देते हैं, तो वहाँ से हमें ये मिलेगा, ठीक है।
तो इस केस में आप देखेंगे अगर आप I1 की वैल्यू रख दें यहाँ पे तो आपको मिलेगा R/√2। ध्यान से देखिएगा। सेकेंड केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो डायमीटर के अबाउट होता है वो होता है mr²/4। तो रेडिएशन ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला यही होता है, तो K2 के लिए क्या हो जाएगा I2/m। तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो R/2 आ जाएगा। तो दोनों का बच्चों प्यार से रेशियो निकालो, √2:1। ठीक, तो इसमें था क्या, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आइडिया होना था कि कहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो एक छोटी सी मैंने ट्रिक बना रखी है। ट्रिक क्या कहूँ, थोड़ा सा समझने का तरीका बना रखा है। आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं और सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर सकते हैं। क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले रिंग का देखते हैं। देखो जो रिंग है ना बच्चों, सिंपल सी बात है, ये रिंग है। अभी ट्रिक जैसी समझ लो और कुछ नहीं। इसका मास m है, रेडियस r है सबके केस में। अगर आपसे ऐसे पूछता है जैसे अभी पूछा था एक्सिस, ये जो ऐसे है ये है एक्सिस अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। अभी हमसे पूछा था ना अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, या आपसे नॉर्मल टू प्लेन कह दे पासिंग थ्रू सेंटर। तो इसका जो रिंग का होता है वो होता है I1, लिख रहा हूँ मैं इसको, I1 होता है mr²। क्लियर है। और अगर आपको डायमीटर का पूछ दे, अगर आपसे डायमीटर का पूछ दे, ये रहा बच्चों डायमीटर, तो इसका होता है mr²/2। ठीक है, डायमीटर तो कहीं से भी हो सकते हैं। अगर आपसे कोई भी टेंजेंट का पूछ दे, यहाँ से डाल दे, यहाँ से डाल दे, यहाँ से डाल दे, यहाँ से डाल दे, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो। जैसे इसका आपको mr²/2 पता है, इतनी तो r होगी ना, तो अगर यहाँ टेंजेंट डाल दे तो क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, mr²/2 प्लस mr² लगा लो। सिमिलरली इतना ही यहाँ भी हो जाएगा। अगर आपको ऐसे डाल दे, इस साइड से डाल दे, तो mr² प्लस mr²। समझ रहे हैं ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देनी है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम है उस लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस जितनी भी हो यहाँ से लेके वहाँ तक डिस्टेंस है, उसमें m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर ऐड कर देना है। डिस्क के बारे में बात करते हैं। आई होप आपको ये याद होने में दिक्कत नहीं कर रही होगी। तो डिस्क में क्या होगा बच्चों, देखो वही चीज़ है, अगर आपको रिंग याद हो गया तो डिस्क आपको यकीनन याद हो गया होगा। अगेन जैसे ये लाइन था ना, ये अभी आपसे क्वेश्चन ये तो था, तो मैंने कहा था कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr²/2 होता है, कहा था, याद होगा आपको। तो आप ये बताओ, अभी मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये मैंने लिखा था देखो mr²/2 और mr²/4, ये था पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर नॉर्मल टू प्लेन लिखा था उसमें। ठीक है, तो सेम यही है। अगर आपसे कहेगा पासिंग थ्रू सेंटर, ये सेंटर से जा रहा है नॉर्मल टू प्लेन, मतलब परपेंडिकुलर है उस पर। ठीक है, सेम ये भी वही है जो वाली लाइन बनाई है। तो ये mr² है बच्चों, इसका आधा कर देना है आपको, लो आधा हो गया mr²/2। अगर डायमीटर पूछेगा, इसका आपको याद हो गया, इसका भी आधा कर दो। अब आप चीते बन गए हो, चीते, समझ गए। अगर आपसे डायमीटर पूछे, इजीली निकाल सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा, mr²/4, ये भी तो r ही होगा, प्लस mr²/2 प्लस mr², चाहे इधर टेंजेंट डाल दे इधर टेंजेंट डाल दे। तो ये किसका हो गया, डिस्क का हो गया। अगर एनुलर रिंग का पूछेगा तो फिर आपको 2 रेडियस लेनी पड़ेगी। अगर इसमें 2 होता तो आपको क्या करना पड़ता, m/2 तो बाहर आ जाता, r1² प्लस r2²। ठीक है, वो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब अगर आपसे स्पेयर का पूछे, तो स्पेयर में भी दो केस हैं बच्चों। एक होता है सॉलिड स्पेयर और एक होता है खाली वाला होलो स्पेयर। ठीक है, तो सॉलिड स्पेयर से अगर आपसे पूछे, सॉलिड स्पेयर का, ये सॉलिड स्पेयर है दोनों को, ठीक है, ये पूरा सॉलिड है, भरा हुआ है ऐसे। तो सॉलिड स्पेयर का अगर आपसे पूछे कि बताओ इसका सेम पहला केस, नॉर्मल टू प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इसका निकालना होगा तो कितना होगा, सबसे पहले तो ये। ठीक है, तो जनरली इसका जो आपसे ये वाला केस है ना, ये बहुत रेयर पूछा जाएगा। क्यों, जैसे सॉलिड स्पेयर है ना, वो पूरा डायमीटर बना देगा ऐसे, ये वाला ना पूरा डायमीटर बना देगा, पूरी लाइन से वो पास हो जाएगा। रिंग में ऐसा नहीं होगा, रिंग में तो बीच में खाली होगा ना। तो इसमें तुमसे हमेशा डायमीटर के अबाउट पूछेगा। तो डायमीटर के अबाउट
अगर सॉलिड स्फीयर है तो उसका होता है 2/5 mr²। तो दहेज में आया है, सब पे लगाना है, ठीक है। ये वाला जो हॉलो स्फीयर है इसका भी वो डायमीटर के अबाउट पूछेगा, तो इसका आपको थोड़ा सा कम कर देना है 2/3, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, इसको याद ऐसे करना है, एक याद कर लो, ठीक है। सॉलिड है, भरा भरा है, 2/5, तो इसमें से देखो 5 में से 2 घटाओगे, यहाँ 3 आएगा। ऊपर 2 2 है ना, ऊपर 2 2 है, एक याद कर लो, 3 2 5, कैसे भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। वैसे ही आपसे अगर सिलेंडर का पूछे, तो जो भरा हुआ सिलेंडर होगा, जो सॉलिड सिलेंडर होगा, उसका mr²/2, मतलब सॉलिड सिलेंडर का डिस्क के बराबर होता है। जो आपका डिस्क है ना बच्चों, ये डिस्क है, जैसे ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, तो आप सिलेंडर को देखोगे ना, वो ऐसे ही होता है ये। तो सिलेंडर का ये वाला जो पार्ट है, ये डिस्क की तरह लगता है। किसकी तरह लगता है? डिस्क की तरह, ठीक है। तो डिस्क की तरह लगेगा, तो आपको डिस्क का अभी बताया था कितना होता है डिस्क का, mr²/2। तो इसके जो होलो सिलेंडर है इसका भी कितना हो जाएगा, mr²/2। सॉलिड सिलेंडर का अगर होलो सिलेंडर होता तो होलो सिलेंडर में mr² है, होलो में क्या होगा, पूरा खाली होगा। आप देखो, जैसा आपके पास एक बाल्टी है, तो ऊपर से क्या है, खाली है। तो जो बाल्टी है ना बच्चों, वो हमें कैसे दिखती है, रिंग जैसी लगती है। और यहाँ पर ना ये भरा है पूरा, सॉलिड सिलेंडर मतलब पूरा भरा है, और ये होलो सिलेंडर है। तो होलो सिलेंडर का अगर पूछेगा, वो रिंग की तरह काम करेगा, ठीक है। और डिस्क का पूछेगा, तो अगर सॉलिड का पूछेगा, सॉलिड सिलेंडर का, वो डिस्क की तरह काम करेगा। अगर होलो सिलेंडर पूछेगा, तो वो रिंग की तरह काम करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बता रहा हूँ इसमें, कि हाफ mr², और इसका बता रहा हूँ mr², ये जो हैं, ये किसके अबाउट है, ये भी आपको कंफर्म होना चाहिए। ये हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो परपेंडिकुलर प्लेन है ना, उसके अबाउट है। किसके अबाउट है? परपेंडिकुलर प्लेन, डायमीटर के अबाउट नहीं है, क्योंकि ऐसे है ना ये, तो एक्सिस ऐसे जा रही है, तो ये क्या हो रही है, इस पे परपेंडिकुलर है और सेंटर से जा रही है, तो आप रिलेट कर लेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे, रिंग का और इसका रिलेट कर लीजिए, इसका कर लीजिए, ये कर लीजिए। और वायर का तो आसान है, ml²/12 करके आप कर सकते हो। रेक्टेंगुलर सीट है तो ml²/12 प्लस mv²/12। एक बार सारे फॉर्मूले आप बच्चों दोबारा लिख लीजिए। थैंक यू। अगला चलते हैं, थैंक यू कहाँ, अगला चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, कर सकते हैं आप, फिर मैं बताता हूँ। सबसे आसान क्वेश्चन मैग्नेटिक का, तो जो क्वेश्चन 17 है, मैग्नेट का जो सेंटर पे या इनसाइड जो सोलेनॉइड होता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न में हेलिक्स फॉर्म में जो है हमारा, सिलेंडर फॉर्म में एन आई होता है, या आप इसको बोल सकते हो म्यू नॉट, एन को नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो आपको इसमें म्यू नॉट अगर नहीं दिया है, तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, यह याद होनी चाहिए आपको। बाकी इसमें आपको आई दिया है, लेंथ दी है, सब कुछ दिया है, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका आंसर थर्ड वाला आएगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि इंटू इंटू है, आप कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, होगा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लिफ्ट ऊपर को जा रही है 200 kg का लोड लेके, कांस्टेंट उस पर स्पीड लगी है इतनी, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द 3000 न्यूटन, मिनिमम पावर। अब देखिए बच्चों, पावर जो होती है ना, पावर का फॉर्मूला द रेट ऑफ डूइंग वर्क तो होता ही है। यहीं पर अगर आप F.ds रख दें और नीचे dt कर दें, ठीक है, या नॉर्मल SS भी करते हैं, तो F डॉट क्या हो जाता है, V हो जाता है, ठीक है। ये स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में वेक्टर प्रोडक्ट। और आपसे कह रहा है कि जो F अप है, ऊपर को जा रही है, तो आप समझिए कि 2000 किलो, जो 2000 है, इतना तो इस पर क्या लग रहा है, मैक्सिमम लोड लग रहा है, ठीक है। और प्लस इसमें फ्रिक्शन फोर्स जो अपोज कर रहा है मोशन, तो टोटल कितना हो जाएगा, प्लस 3000 इसमें ऐड कर दो। तो ये हमारा मास था, तो आपने इसमें जी का इंटू कर दिया, क्योंकि जब ऊपर को जा रहा है मास, तो फोर्स कितना लगेगा, mg प्लस इतना, तो कितना आ जाएगा, 2300 आ जाए, 23,000 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि
पावर बताइए। तो पावर कैसे निकालेंगे, फोर्स इंटू ये, क्योंकि ऊपर को जा रहा है, एक ही एंगल है, cos 0 1 होता है, तो 2 3 1 2 3 इंटू 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 34500 और आंसर जूल में आएगा, वॉट में आएगा, पावर है ना। तो देखो ये वाला फॉर्मूला भी है, ध्यान रखना इस बात को भाई। यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये लिफ्ट है, इसमें मास m है, तो इसमें जो वो लगेगा फोर्स अपवर्ड में वो mg हो जाएगा, प्लस फ्रिक्शन लग रहा है, वो फ्रिक्शन ऐड करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 19 देखें, सरल है, एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन 19 चूरन क्वेश्चन है, कह रहा है कि आरएमएस वैल्यू क्या होगी। कुछ कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे आएंगे क्योंकि सारे कठिन नहीं आते एग्जाम में। तो आरएमएस वैल्यू अगर ई पूछे आई पूछे, वो होता है पीक वैल्यू का √2 टाइम। तो यहाँ से आप पीक वैल्यू निकाल सकते हैं, ई नॉट इक्वल टू √2 इंटू आरएमएस वैल्यू। ऐसे में जो भी वैल्यू आपको मिलेंगी सबको आपको आरएमएस में लेना है। करेक्ट ऑप्शन इज 4। देख लिया होगा, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, आपसे कहा गया है कि दो रजिस्टर दिए हैं 100 और 200 कनेक्टेड पैरेलल में ऐड हैं। द रेशियो ऑफ द थर्मल एनर्जी कितनी होगी। तो नॉर्मली है, इसमें आपको रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, आप उनका सेम टाइम में निकालना है। ठीक है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है v²/r, और पैरेलल में पावर सेम होती है। तो P1/P2 कितनी हो जाएगी, P1/P2 R2/R1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 200/100, 2/1। अब आप ये भी कहेंगे कि इसमें तो थर्मल एनर्जी पूछा था, थर्मल एनर्जी मतलब क्या होगा, पावर इतनी होगी। अगर आप कहते हैं मैं जूल लॉ लगाता हूँ, जूल लॉ का आई नहीं निकल पाएगा आपका, वी भी तो नहीं दिया है, तो इसलिए मुझे यही लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं आप। अगेन वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन करिए। कौन सा क्वेश्चन था, आपसे कह रहा है कि एक मास है, एक कोई मास है m 60 है, तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 3 न्यूटन का। तो कह रहा है कि जब इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्लेस किया जाता है तो पूछ रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो बच्चों जैसे ग्रेविटेशनल का चैप्टर है वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैट का पोटेंशियल का चैप्टर है। तो जैसे वहाँ हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं, आप उसका बिल्कुल सिमिलरिटी देख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से आप रिलेट करें तो वैसे इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, तो यहाँ इसकी जो हम कंपेयर करें वो पोटेंशियल से करेंगे। पोटेंशियल क्या होता है, फोर्स ओवर चार्ज, वर्क ओवर चार्ज। ठीक है, तो यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, जनरली इसका फॉर्मूला ये है। तो एफ की वैल्यू आपको दी है यहाँ पे, इजीली कर सकते हैं। अच्छा 60 आपको ग्राम दिया है, इस बात का ध्यान रखना। तो फोर्स है 3, तो मास है 60 ग्राम, तो 1000 का हम इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर पहुँच जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन, सॉरी 15 न्यूटन पर केजी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से कभी कभी डायमेंशन आ जाती है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब आप सोचेंगे इसमें तो कोई डिटेल थ्योरी बताई नहीं इसने। अब इसमें आप देखिए ना बच्चों, क्या बताऊँ मैं आप इसमें थ्योरी बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन 22 आपके लिए, चेक करिए। क्वेश्चन 20 है, लाइट फॉल कर रहा है किसी भी सरफेस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है एट एंगल 60। तो पूछ रहा है कि द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो बच्चों आप एक बात बताओ, आपको आई दिया है इस केस में 60 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका √3। ठीक है, तो कह रहा है कि जब इसमें फॉल हो रहा है तो रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे का रिलेशन आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, और वो पढ़ा होगा ब्रूस्टर लॉ। तो 10 IB से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ भी √3 है, अगर आप यहाँ वैल्यू रखें तो यहाँ भी √3 है और इधर भी √3 है।
जब 1060 निकालेंगे भी तो √3 आएगा ना। तो ब्रूस्टर लॉ में होता क्या है बच्चों, ब्रूस्टर लॉ में जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे है वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो परपेंडिकुलर होगी रिफ्रैक्टेड रे से। एक पार्ट आपको पता होगा पार्शियली रिफ्लेक्टेड हो जाती है, एक रिफ्रैक्टेड हो जाती है, तो उनके बीच में जो एंगल है वो 90 होता है। और अगर ब्रूस्टर लॉ के बारे में बताऊं तो IB + R की वैल्यू 90 हो जाती है। ठीक है, अगर कभी पूछ देगी इन दोनों का सम कितना होगा, 90 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 23 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, 3 सर्किट दिए हैं, पूछ रहा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 PN जंक्शन आर इक्वल। तो कौन से 2 PN जंक्शन हैं जिनके अक्रॉस आपका पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल आ रहा है। तो अगर आप पहले सर्किट को देखते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पहले को देखिए और सी वाले को देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों फॉरवर्ड बाइस हैं, दोनों फॉरवर्ड बाइस होंगे तो इसका मतलब है दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, और वहीं आप देखें जो बी वाला है उसमें पहला तो फॉरवर्ड बाइस है और दूसरा जो है वो रिवर्स बाइस है। तो इसका मतलब है इसमें डिफरेंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए और सी। अब अगर किसी बच्चे को फॉरवर्ड बाइस देखना नहीं आता तब दिक्कत है, तो हम उसको सीखते हैं पहले। तो क्वेश्चन 24 का जो आइडिया है बच्चों, जो फॉरवर्ड बाइस है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, P फॉर आपको पता ही है, P फॉर प्रकाश नहीं रहना है, P फॉर होता है पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर दें, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दें, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। अगर P और N है, काम का उल्टा कर दिया, P को हमने नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से, छोटा एंड नेगेटिव बड़ा पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव बड़ा पॉजिटिव। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स बाइस। अब आप समझ गए होंगे, डायग्राम को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वो फॉरवर्ड कहा मैंने, कैसे रिवर्स। अगर किसी सर्किट में 2 फॉरवर्ड होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। अगर पहले सर्किट में भी वही है, दूसरे में भी वही है और दोनों फॉरवर्ड दिख रहे हैं तो दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं अगर आपको बताऊं, जो हमारा डायोड का सिंबल है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जैसे डायोड का सिंबल है तो ये हमारा पोटेंशियल V1 है मान लो, या इस एंड में V2 है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो बच्चों जो V1 और V2 है, अगर हमारा ये डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा, सर्किट में तो ऐसे देखते हैं, मान लो सर्किट नहीं दिया तब क्या करोगे, तो वहाँ पर आपका V1 बड़ा होना चाहिए V2 से। वैसे ही रिवर्स बाइस में आपका V1 अगर छोटा हो गया तो ये, या आप ये बोल सकते हो V1 माइनस V2 आपका पॉजिटिव होना चाहिए, V1 माइनस V2 पॉजिटिव होना चाहिए, V1 माइनस V2 नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जो फॉरवर्ड बाइस है बच्चों, फॉरवर्ड बाइस में डायोड कंडक्ट करेगा, फॉरवर्ड बाइस में डायोड कंडक्ट करेगा, डायोड कंडक्ट करेगा। कंडक्ट करने का मतलब है आई की कुछ वैल्यू होगी। रिवर्स बाइस में जो आपका डायोड है वो कंडक्ट नहीं करेगा, तो आई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ये आपका फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस की कहानी थी। ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। आप दोबारा क्वेश्चन को देखिए एक बार और वीडियो पॉज करके पीछे जाइए। अगर आपने जीवन में पीछे मुड़ के चलना सीख लिया बच्चों, मैं प्रवचन देना नहीं चाह रहा हूँ और मैं बचता हूँ इन चीज़ों से, लेकिन आप देखो पीछे जाके, हर बार पीछे जाके, क्या आज जैसे आज आपने पूरा पढ़ लिया तो आप पीछे जाके एक बार देखिए क्या आपको क्या कमी रह गई। क्योंकि हमें हर बार इवोल्यूशन की ज़रूरत है, हर बार हम नई नई चीज़ें मिलते रहती है। तो आप पीछे जाके ज़रूर देखिए कि कल मैंने क्या पढ़ा, आज मैंने क्या पढ़ा, कल को मैं क्या पढ़ूंगा। ठीक है, चलिए बचते इस चीज़ों से। ठीक है, क्योंकि ना प्रवचन देना बहुत सरल है,
तो इसलिए मैं बचता हूँ, लेकिन फिर भी सोचता हूँ थोड़ा बहुत गाइड या मोटिवेट कर दूँ। ठीक है, क्वेश्चन 25 जो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, काफ़ी टाइम लग गया, तो मैंने ये सोचा है कि हर नीट के पेपर के 2 टुकड़े हो जाएंगे आज से। 25 क्वेश्चन एक दिन, 25 क्वेश्चन दूसरे दिन, और ऐसे ही मैं सारे क्वेश्चन करा दूँ। जिस क्वेश्चन में कम थ्योरी मिलेगी वहाँ मैं ज़्यादा भी करा सकता हूँ। ठीक है, और आप इन 25 क्वेश्चन को एवरेज 35 या 40 मिनट में करने की कोशिश करें अभी। बाद में फिर क्वेश्चन का लेवल डिसाइड करेगा कि आप कितनी देर में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद चलते हैं इसके डिस्कशन में। अगला क्वेश्चन आपको 4 प्रोसेस दी हैं और आपसे पूछा गया है कि किस प्रोसेस में जो वर्क डन है वो आपका मैक्सिमम, नहीं, आपसे पूछा है कि कौन सी प्रोसेस आइसोथर्मल है, कौन से एडियाबेटिक है। तो बच्चों ये आपकी प्रोसेस है। ठीक है, तो इससे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं सिंपल सी बात, देखिए ध्यान से एक बात सुनिए मेरी आप। अगर कभी भी किसी एक्सिस पे कोई लाइन परपेंडिकुलर है, जैसे कि ये P है ना, इस पे लाइन परपेंडिकुलर है, ये P है ना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये दिखा रही है P कांस्टेंट है। तो सबसे पहले आप यही ढूंढिए कि कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, उसको ढूंढिए। वैसे ही ये V है, सॉरी ये V है, तो ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगी, यहाँ पर V जो है आपका कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब आप ध्यान से देखिए, जिस प्रोसेस में P कांस्टेंट हो जाता है, जिस प्रोसेस में P कांस्टेंट हो जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोबारिक, और जिसमें V कांस्टेंट हो जाता है उसको बोलते हैं आइसोक्लोरिक। ठीक है, अब अगर आप इनका स्लोप देखें, इसका और इसका, तो एक नीचे है और एक ऊपर है। ठीक है, तो ये प्रोसेस 4 थी मेरी, ये पहली थी। तो जो हमारा एडाबेटिक है, एडाबेटिक का जो स्लोप है वो गामा टाइम ज़्यादा होता है या स्टीवर होता है, बोलो आप किससे, आइसोथर्मल से। तो ऊपर वाली लाइन क्या होगी हमेशा, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है, और वहीं ये होगी हमारी एडाबेटिक, बिकॉज इसका स्लोप होगा गामा टाइम स्टीफर देन आइसोथर्मल। तो इसमें हीट जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट रहेगी दैट इज कॉल्ड एडाबेटिक। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए इसमें कि कौन सी प्रोसेस, अभी तो इतना ही था क्वेश्चन, तो इसमें पूछा था आपसे कि द कर्व विच रिप्रेजेंट एडाबेटिक, एडाबेटिक पूछा था, तो आप एडाबेटिक सेकंड वाले को कर सकते, सॉरी सेकंड वाले आपसे पूछा था द कर्व विच रिप्रेजेंट एडाबेटिक प्रोसेस एमएंग 1 2 3 4, तो आपका आंसर सेकंड वाला हो गया था। ये इसका नंबरिंग सेकंड है, इसकी थर्ड है। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से ही देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम वर्क किसका होगा, यही ग्राफ होता, वर्क मैक्सिमम पूछा रहता, तो आप क्या करते, ये वाली जो प्रोसेस है, ये 4 वाली, इसका वर्क हमारा मैक्सिमम होगा, और मिनिमम वर्क किसका होगा, एडाबेटिक का। ठीक है, क्योंकि वर्क होता है पीवी कर्व। अब आप खुद ही देख लो, ये इतना इतना घेर के बैठा है और ये सबसे कम, और ये तो कोई एरिया ही नहीं कवर कर रहा है ना, ये तो एक सीधी लाइन है, और सीधी लाइन मतलब ये तो इनफाइनाइट प्रोसेस, ऐसे ये तो एरिया ही नहीं निकलेगा उसका, एक लाइन का एरिया थोड़ी निकलता है। तो एडाबेटिक का मिनिमम। तो आप इन सारी प्रोसेसों को एक बार पढ़ सकते हैं, कैसे वर्क डन है क्या है, इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो 26 है, मैंने सोचा एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। तो 26 कह रहा है आपसे द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अच्छा,
आपसे कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल के बीच में एंगल कितना होगा। तो बच्चों ई और बी में इक्विपोटेंशियल में जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। अब बात है इक्विपोटेंशियल की। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखो जब क्वेश्चन आता है ना, अभी तो आप एग्जाम में नहीं बैठो, वहाँ ये काम नहीं करना, रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, अभी रिवाइज करो। नंबर 1 ई परपेंडिकुलर होगा, ये हमने बता दिया। नंबर 2 कोई भी दो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, कोई भी दो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नंबर 3 उस कर्व में, उस लोकस में पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कंसंट्रिक सर्कल होगा, कंसंट्रिक सर्कल होगा। नंबर पाँच आप कह सकते हो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वहाँ से आप ये देख सकते हैं E = -dV/dr, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेगेटिव रेट चेंज है, मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा वहाँ को पोटेंशियल की क्वांटिटी घटेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन 25 अच्छा ऊपर वाला 24, एक क्वेश्चन मैंने गलती से लिख दिया 21, अच्छा सॉरी, ये जो पीएन जंक्शन वाला था ये 23 था, ये 24 था, ये 25 है, ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने नहीं दिया था। अच्छा 26 अब हो रहे मेरे 26 क्वेश्चन है, एक मिनट आप फिर देख लीजिए, क्वेश्चन आसान है, स्क्रीन पर आ गया, ये लो। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप कितना होगा, वेलोसिटी, और वहीं आपको अगर वेलोसिटी टाइम का स्लोप पूछेगा तो वो होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। और बात रही एरिया की, तो इसका एरिया तो ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी देता नहीं है, इसका देता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस आप पूरी पॉजिटिव वैल्यू लेना, जो भी कोऑर्डिनेट है डिस्प्लेसमेंट में जैसा साइन है वैसे आप इसको लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमें क्वेश्चन दिया है ये हमारा अगर ग्राफ के फॉर्म में है, ये जैसे हमें एक पॉइंट दिया है, ये हमारा टाइम एक्सिस है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एंगल थीटा है बच्चों। तो इसका जो स्लोप होगा ना वो टाइम एक्सिस के साथ देखा जाएगा, जो स्लोप होगा वो टाइम एक्सिस के साथ देखा जाएगा, जिसको हम m = tan थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, हमेशा टाइम एक्सिस के साथ मेजर होगा। तो यहाँ पर जो आपको दिया है, आपने देखा होगा θ1 कितना दिया है 30 डिग्री, और θ2 कितना दिया है 45, और आपसे पूछा है कि पहले की दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालो, तो पहले का स्लोप m1 कितना हो जाएगा tan of 30, दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा m2 tan of 45। तो जो स्लोप है ना बच्चों, अभी तो मैंने बताया इसका स्लोप क्या होता है वेलोसिटी, तो m1 का मतलब क्या है v1, m2 का मतलब क्या है v2, दोनों को बच्चों डिवाइड कर दो, तो tan 33 होता है 1/√3, 45 1 होता है, तो मैंने उसको लिखा ही नहीं, ठीक है। तो 1 के रिस्पेक्ट में दूसरे की निकालोगे तो 1/√3 आ जाएगा। तो ऐसे आप स्लोप से देख सकते हैं कि थीटा के टर्म में टाइम एक्सिस के साथ एंगल देखना है। अगर आपको सपोज यही क्वेश्चन ऐसा दिया होता, अगर एग्जामिनर गेम खेलता आपके साथ, इसको टी दिया, इसको एक्स दिया, एस दिया होता, इसको टी दिया होता, और ये वाला एंगल अगेन थीटा दिया होता, तो यहाँ पे m = आप क्या लगाते हैं tan 90 - थीटा, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ टाइम एक्सिस के साथ मेजर होता है, नॉट एक्स। कभी ऐसा हो सकता है एग्जामिनर अगर आपसे खेलने के विचार में हो तो फिर ऐसा करेगा, ठीक है। तो ऐसे वेलोसिटी टाइम का ये होता है, और भी चीज़ आप देख सकते हो, और आप यहाँ पे और भी तो ग्राफ होते हैं, और बाकी ग्राफ का आप देख सकते हो कि किसके अंडर एरिया क्या होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 27 में चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे है 27 क्वेश्चन, ट्राई करिए अटेम्प्ट करने की। 27 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन 1 2 3 4 सेकेंड। तो आपने पढ़ा होगा कंजिक्यूटिव टाइम इंटरवल में
ऑड स्क्वायर लॉ 1357, ये तो इसका रूल है निकालने का। आंसर डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में लिखा है 1:3:5:7। अगर आप कहते हो नहीं मैं निकालता हूँ, तो एस nth सेकेंड में जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, u प्लस हाफ a 2n-1, n है टाइम यहाँ पे, ठीक है। तो u जो होगा, फ्री फॉलिंग बॉडी है तो u तो जीरो ही होगा पहले, तो कितना हो जाएगा हाफ a 2n-1, ठीक है। तो a यहाँ पे क्या होगा, g होगा, तो 1 में यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो पहले का आ जाएगा g/2, 2 रख देंगे तो ये आ जाएगा 3/2g, 3 रख देंगे तो आ जाएगा 5/2g, 4 रख देंगे तो आ जाएगा 7/2g, सबको डिवाइड करेंगे तो हाफ जी सबसे चले जाएगा, तो क्या बचेगा 13579। वैसे भी आपने गैलीलियो ऑड स्क्वायर लॉ पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन उसी से था। तो कंजुगेटिव टाइम में अगर आपको कभी भी डिस्टेंस निकालनी होगी तो 1357, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो आज 27 ही करते हैं, उसके बाद अब 2 पार्ट तो बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और आप भी कोशिश करें कि 2 दिन में देखें। पहले थोड़ा पढ़ लें, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएं, जो कमियां रह गई उनको इम्प्रूव करें। ये नहीं कि 10 मॉक टेस्ट एक साथ कर लें, ये कर लें। और वैसे भी आप जब भी वीडियो देख रहे होंगे उस समय तो दोनों हम करके बैठे होंगे, तो आप चाहें तो दोनों एक दिन में भी देख सकते हैं। और वैसे भी बच्चों, मैं आपको बताऊं, वन शॉट से पढ़ाई नहीं होती, मैं वन शॉट पे भरोसा भी नहीं करता हूँ, बहुत कम। तो अगर आपको डेप्थ में नॉलेज लेनी है तो आप बेसिक अच्छा कीजिए। वन शॉट तो आपके रिवीजन के लिए है, जो भी आपको वन शॉट दिखते हैं वो सब रिवीजन के लिए होते हैं। आपकी वो आप समझते हैं कि इसको एक दिन में पढ़ के हम कर लेंगे, तो गलत फहमी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 से। कोई डाउट रह गया हो, हम स्क्रीन के पीछे हैं, आपको बताई है। फिर भी कोई डाउट रह गया है, कमेंट सेक्शन में लिख दो, बेझिझक लिख दो, ये हमको बताओ। इवन मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर भी डाल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन सही रहा आपका, बताने लायक है, तो हमारी टीम उसको रिप्लाई करेगी। थैंक यू।